दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों का टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिनमें अपन कुछ जनजातियां जैसे कंजर, सांसी, डामोर और कथोड़ी और सहरिया जनजातियां पढ़ लिए थे। ठीक है, कंजर, कथोड़ी, सांसी, डामोर और सहरिया जनजातियां अपन बात कर चुके हैं इन पर। आज अपन बात करेंगे जो राजस्थान के जो बड़े जनजातीय समुदाय बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है मीणा, दूसरे नंबर पर भील आता है, भील जनजाति, और तीसरे नंबर पर गरासिया। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अपन आज गरासिया समुदाय के, गरासिया जनजाति की। ठीक है, थोड़े फैक्ट ज्यादा है। भील और गरासिया जनजाति के जो फैक्ट ज्यादा है, मीणा जनजाति के फैक्ट कम है। हालांकि मीणा जनजाति या मीणा समुदाय है जो राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। लेकिन अपन बात भी करेंगे भाई क्यों फैक्ट कम है। एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा फैक्ट नहीं है मीणा जनजाति की। लेकिन ग्रासिया जनजाति की बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो ये ग्रास शब्द से बना है। ठीक है, ग्रासिया जो शब्द है ग्रास शब्द से बना है। इस ग्रास का जो अर्थ होता है टुकड़ा होता है, टुकड़ा। ठीक है, ग्रास का जो शब्द होता है यानी अर्थ होता है टुकड़ा होता है। अपन थोड़ा सा यूं भी सोच सकते हैं भाई ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि रहते भी शायद ऐसे होंगे या फिर नाम भी ऐसे ही पड़ा होगा इनका। जो ग्रासिया जनजाति के लोग हैं या परिवार है, ये भी अलग अलग रहने पर या अलग अलग रहने में विश्वास करते हैं। यानी ज्यादातर ये होता है कि संयुक्त परिवार नहीं रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार रहते हैं। कोई भी बंदा शादी हो जाती है, शादी होने के बाद ही अलग रहने लग जाता है, ज्यादातर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अलग अलग टुकड़ों में रहते हैं ग्रासिया जनजाति के लोग हैं जो। और ग्रास शब्द से ये ग्रासिस बना है, और ग्रास का अर्थ होता है टुकड़ा। देखिए, पहले इसका एक फैक्ट या तो फिर बाद में देखेंगे, मुख्य चलो बाद में देखते हैं। पहले इसका जो निवास वाला जो एरिया है इसकी बात कर लेते हैं। और ये भाई मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ग्रासिया जनजाति है राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह। आप लिख सकते हो, प्रथम पूछेंगे भाई एग्जाम में, तीसरा शायद नहीं पूछ पाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लिख लेना। फिर सबसे बड़ा मीणा समुदाय है, ये मीणा जनजाति है, बड़ा यानी राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। और दूसरा बड़ा है भील, और तीसरा है ग्रासिया। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब इसके जो मुख्य जो निवास क्षेत्र है इनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा इस सिरोही में रहती है जो निवास करती है। हालांकि पाली में भी निवास करती है और उदयपुर में भी निवास करती है। ठीक है, तो सिरोही के जो आबू और पिंडवाड़ा में निवास करती है ये। ठीक है, सिरोही के जो क्षेत्र है आबू और पिंडवाड़ा, पाली में भी निवास करती है। पाली के बाली में लिख सकते हो। ठीक है, ये एक क्षेत्र है पाली का। और उदयपुर के गोगुंदा में निवास करती है। ठीक है, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट है, तीन डिस्ट्रिक्ट के जो मुख्य जो क्षेत्र है इनके भी आपको नाम बता दिया। सिरोही के आबू और पिंडवाड़ा में निवास करती है, पाली के बाली में निवास करती है, और उदयपुर के गोगुंदा में निवास करती है। अब एक फैक्ट और लिख लेना इनका, जो अपन सभी जनजातियों के लिखते आ रहे हैं। इनके जो मुखिया होते हैं सहलोत कहलाते हैं। ठीक है, सहलोत या पालवी। ठीक है, सहलोत या पालवी, आप पालवी लिख सकते हो। ग्रासिया जनजाति के जो मुखिया होता है वो सहलोत या पालवी कहलाता है। इसके बाद में बात करते हैं भाई, ये जो ग्रासिया जनजाति है इसमें तीन प्रकार की पंचायतें होती है। ठीक है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि अपन कौन सी पिछली यानी जनजाति में बात कर रहे थे कि तीन पंचायतें होती है। ठीक है, अपन शहरिया जनजाति में बात किए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड करना कि कौन कौन सी पंचायतें थी। ठीक है, चलो मैं वो भी बताने की कोशिश करूँ आप। तो एक तो पंचताई, और एक एकदशिया, ठीक है, और एक चौरासी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस प्रकार से ध्यान रख लिया करो जो फैक्ट होते हैं। तो इसमें भी तीन प्रकार की पंचायतें होती हैं।
तीन प्रकार की जो पंचायतें होती हैं ग्रासीय जनजाति में भी। मोटी न्यात, न्यात बोलते हैं जो तीनों पंचायतों को, ठीक है। मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। ठीक है, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात, ये तीन प्रकार की पंचायतें होती हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात ये किसका प्रकार है या किस जनजाति से संबंधित है। तो ग्रासीय जनजाति की ये पंचायतों के नाम है। ये तीन प्रकार की पंचायतें होती है ग्रासीय जनजाति में, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोटी न्यात, नैन की न्यात और निचली न्यात। देखिए अब बात करते हैं इनके पवित्र स्थानों की और जो किस किस को पवित्र मानते हैं। देखिए जो पवित्र स्थान मानते हैं, नक्की झील को मानते हैं, ठीक है। नक्की झील को ग्रासिया पवित्र स्थान मानते हैं। नक्की झील में ग्रासिया अपने जो कोई भी मृतक होता है उसके अस्थि विसर्जन करते हैं, ठीक है। ग्रासिया जनजाति नक्की झील में अस्थि विसर्जन करती है। क्वेश्चन बनता है कौन सी जनजाति नक्की झील में अस्थि विसर्जन करती है। तो ग्रासीय जनजाति नक्की झील में अस्थि विसर्जन करती है। देखिए इसके बाद में और बात करें, मोर और जो सफेद पशु होते हैं उनको भी पवित्र मानते हैं। ठीक है, आपको इधर पवित्र नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। नक्की झील को पवित्र मानती है ग्रासीय जनजाति। ग्रासीय जनजाति नक्की झील में अपना इस अस्थि विसर्जन करती है। मोर को ये पवित्र मानती है, सफेद पशु को भी ये पवित्र मानती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देखिए अब इनके जो मेलों की बात करते हैं, इनके मेले लगते हैं तीन, ठीक है। तीन इनके मेले लगते हैं। एक जो मेला लगता है कोटेश्वर जो गुजरात में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ग्रासियाओं का जो मेला लगता है, एक लगता है कोटेश्वर गुजरात में लगता है, एक चैत्र विचित्र मेला लगता है और तीसरा लगता है गणगौर का मेला। ठीक है, तीन मेले लगते हैं ग्रासीय जनजाति के, बड़े मेले होते हैं। कोटेश्वर जो गुजरात में लगता है, एक मेला राजस्थान से बाहर लगता है इनका, कोटेश्वर नामक जो स्थान है गुजरात में, वहां पर लगता है। दूसरा मेला लगता है चैत्र विचित्र मेला, ये देलवाड़ा में लगता है, ठीक है। चैत्र विचित्र मेला आप लिख सकते हो स्थान में, देलवाड़ा में लगता है, देलवाड़ा सिरोही में है, ठीक है। तो ध्यान रखना, चैत्र विचित्र मेला लगता है देलवाड़ा सिरोही में। और जो गणगौर का जो मेला लगता है ये भी सिरोही में लगता है। इस स्थान की भी अगर बात करें, सिरोही में सियावा नामक स्थान है, ठीक है। आपको भाई सुना हुआ नहीं होगा सियावा, तो सियावा नामक स्थान जो सिरोही में है, यहाँ पर जो गणगौर का मेला लगता है। कोटेश्वर मेला तो गुजरात में लगता है, अंबाजी गुजरात में, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो देखिए मैं आपको शायद अभी ये बोला था कि कोटेश्वर नामक स्थान है, लेकिन अंबाजी नामक स्थान पर कोटेश्वर मेला लगता है ग्रासीय जनजाति का। ये थोड़ा सही कर लेना है, सुधार कर लेना। और जो दूसरा मेला लगता है चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा में लगता है, और तीसरा मेला सियावा सिरोही में लगता है, जो गणगौर का मेला है सियावा सिरोही में। इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अपन वैसे इनके नृत्य पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रासीय जनजाति के नृत्य एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस जनजाति के नृत्यों की बात कर रहा हूँ। आप पीछे जाके देख लेना। जैसे गौर नृत्य इनका है, ठीक है। वालर, मांदर, लूर, कूद, जवारा, मोरिया, गौर, इस प्रकार के जो नृत्य हैं इनको पढ़ लेना, ठीक है। तो ये इनके नृत्य थे। अब बात करते हैं इनके विवाह के प्रकार, ठीक। देखिए विवाह के प्रकार एक बार इसका रिवीजन करो दूं, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, फिर मैं लिख के आपको समझा दूंगा। ग्रासीय जनजाति, इसका जो शब्द अर्थ देखा जाए तो ग्रास से बनता है ग्रासिया। ग्रास का जो अर्थ होता है टुकड़ा, ठीक है। सिरोही में मुख्यतः निवास करती है, सिरोही के आबू और पिंडवाड़ा में। पाली में भी निवास करती है, पाली के बाली में।
उदयपुर के गोगुंदा में भी निवास करती है। ठीक है, जो इनका जो मुखिया होता है सहलोत या पालवी कहलाता है। ठीक है, मेले इनके लगते हैं कोटेश्वर जो अंबाजी नामक स्थान है गुजरात में, वहां पर लगता है। चैत्र विचित्र मेला देलवाड़ा सिरोही में लगता है। और जो गणगौर का मेला लगता है सियावत सिरोही में लगता है। इनकी जो पंचायतों के 3 प्रकारों की बात करें, मोटी न्यात, नैनकी न्यात और निचली न्यात की बात करते हैं। तीनों पंचायतों के नाम है। नक्की झील मोर और सफेद पशु पवित्र मानते हैं। नक्की झील में अपना अस्थि विसर्जन करते हैं। अब बात करेंगे इनके विवाह की। अलग अलग प्रकार के विवाह होते हैं। ठीक है, देखिए जो इनके जो विवाह जो अलग अलग है उनमें मोरबंदिया विवाह है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा है ताणना विवाह। ठीक है, देखिए ये एक एक करके मैं फिर आपको समझाता हूँ। 5 या 6 विवाह है इनके पढ़ने लायक हैं। मोरबंदी विवाह वो होता है जो सामान्य विवाह होता है इनके। ठीक है, जिनके जो दूल्हा जो सापा वापा बांधेगा उसके मोड़ बांधेगा। ठीक है, मोड़ बांध के फिर शादी करने के लिए जाएगा, या तुर्रा कलंगे एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, सज दस के विवाह करने जाएगा। तो मोड़ बांध कर जो दूल्हा विवाह करने जाएगा उसको कहते हैं मोड़बंदिया विवाह। ठीक है, दूसरा जो ताणना विवाह कहलाता है इनका, देखिए एक प्रकार से खींच कर लाना बोल सकते हैं। लड़की को जबरदस्ती से लाना तो क्या ही बोलेंगे भाई, लेकिन पैसे देकर लाना। ठीक है, यानी वधु मूल्य दे दिया जाएगा लड़की वालों को, और वधु मूल्य के द्वारा यानी शादी करके लाना है, विवाह करके लाना, ये ताणना विवाह कहलाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के विवाह अपन पढ़ लिए। अब पहरावना विवाह की बात करते हैं। तीसरा जो इनका विवाह है पहरावना विवाह है। एक विवाह इनका मेलबो विवाह है। पहले इन 2 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, फिर और बात करेंगे। देखिए जो पहरावना विवाह होता है ये भी एक नॉर्मल सी बात होती है। पहरावना से बात आ रही है, पहरावनी टाइप की, तो कुछ कपड़े वपड़ा पहराने की बात आएगी। तो देखिए जो पहरावना विवाह का जो प्रकार है, इस विवाह के द्वारा यानी कोई भी जो लड़के वाला होता है वो लड़की वाले के यानी लड़की के घर वालों को कुछ कपड़े देकर यानी लड़की से विवाह करके ले आता है। ठीक है, कपड़ों के बदले में ही विवाह करके ले आते हैं, तो ये पहरावना विवाह कहलाता है। 2-4 जोड़ी कपड़ों की दे दो लड़की वालों को और वो अपनी लड़की की शादी लड़के से कर देंगे। तो इस प्रकार से पहरावनी हो गई, जो लड़की वालों के घर पे पहरावनी करके आ जाएंगे लड़के वाले और लड़की को ले आएंगे। मेलबो विवाह वो, तो देखिए इसको थोड़ा समझना। मेलबो विवाह पहले के टाइम ये होता था कि लड़की का विवाह कर दिया, अगर शादी कर दी लड़की की, लेकिन अगर उसकी उम्र नहीं हुई हो शादी की, फिर उसको रोक लिया जाता था। अपन पहले बात कर चुके हैं गोना मुगलावा की। ठीक है, लड़की को लड़की वाले के घर पे ही रख लिया जाता था, हालांकि शादी हो चुकी होती है उसकी, भाई उम्र होगी यानी विवाह की उम्र होगी या ससुराल जाने की उम्र होगी, तब हम मुगलावा करके भेज देंगे। अब भाई लड़की उम्र यानी उम्र की हो गई है, यानी ससुराल जाने की उम्र में हो गई है, लड़के वाले आते हैं और लड़की को ले जाने की कोशिश करते हैं। लड़की वाले के पास दहेज यानी मुकलावा देने या दहेज देने के पैसे नहीं होते उस समय। ठीक है, आर्थिक स्थिति खराब होती है, तो लड़की वाले बिना मुकलावा के लड़की को लड़के वालों के साथ या लड़के के साथ भेज देते थे। वो जो विवाह होता है ये मेलबो विवाह कहलाता है। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना, शब्दों में मत जाना कि मेलबो, ये तो विवाह तो पहले हो चुका है भाई, उसका जब भी तो लेने आ रहे हैं, लेकिन मिलना या मेलबो इस प्रकार के शब्दों से बना है कि वापस मिलेंगे या किस प्रकार से शादी के बाद में भाई मुकलावा के बाद में मिलते हैं लोग, उसी प्रकार से नाम रखा गया होगा। मेलबो विवाह कहलाता है, बिना मुकलावे के
लड़की को लाना। ठीक है, अब बात करते हैं खेवणों या माता विवाह की। एक होता है इनके सेवा विवाह है। ठीक है, पहले बात करते हैं सेवणों, खेवणों या माता विवाह। देखिए, खेवणों या माता विवाह वो होता है कि कोई विवाहित महिला हो और वो अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष या अपने अन्य प्रेमी के साथ रहना चाहे। ठीक है, उसको खेवणों विवाह कहते हैं। वो महिला या वो विवाहित महिला जो अपने वर्तमान पति को, यानी वर्तमान में जो भी उसका पति है, उसको छोड़कर अपने अन्य प्रेमी के साथ रहना चाहे, उसको खेवणों या माता विवाह कहते हैं। अब माता विवाह से थोड़ा ये भी समझ लिया करोगे कि यह इस प्रकार से समझ लेना कि जो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ, दूसरे प्रेमी के साथ रहेगी, तो उसके पहले वाले पति से बच्चे भी होंगे, तो भाई बच्चों को छोड़ के दूसरे पति यानी प्रेमी के साथ रह रही है, तो उसको माता विवाह भी कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस प्रकार से आगे और बात करते हैं। अब सेवा विवाह है। सेवा विवाह का थोड़ा सा ये समझ लेना भाई ये इनके ऐसा होता है कि 3-4 लड़के एक ही लड़की के घर पे विवाह का प्रस्ताव लेके आए, यानी एक लड़की के लिए 3-4 लड़के प्रस्ताव लेके आए विवाह का, तो भाई उनको कैसे, किस प्रकार से भाई डिसाइड करे भाई किस बंदे से अपने को शादी करनी है, विवाह करना है। तो उनकी परीक्षा ली जाती थी पहले कि भाई 8-10 महीने या साल भर, 1 वर्ष के लिए, ये भाई हमारे घर पे काम करो, जो अच्छी सर्विस देगा उसके साथ हम शादी कर देंगे। ठीक है, तो ये सेवा विवाह होता है। देखिए, मेरे को नहीं लगता भाई आज भी इस प्रकार से करते होंगे, लेकिन फिर भी इनके लिए पढ़ना पड़ता। और क्या पता भाई, मैंने तो अभी इनके पास जाके तो देखा नहीं, कभी इनके विवाह में नहीं गए, जाने का मौका ही नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं है इनकी, तो कभी देखेंगे अगर जाने का मौका मिला तो वैसा होता है क्या। ठीक है, तो ये विवाह के प्रकार है। मोरबंदिया विवाह, ताड़ना विवाह, पैरावना विवाह, मेलबो विवाह, खेवणों या माता विवाह और एक सेवा विवाह। तो ये बात हो गई विवाहों की। देखिए, ये जो बताने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं था, तो पूरी जो डिटेल, लेकिन बस इतना पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से जो विवाहों के प्रकार है किस जनजाति से संबंधित है, या मोरबंदिया विवाह किस जनजाति से संबंधित है, खेमनो विवाह किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, और थोड़ी बहुत डिटेल में आपको बता दिया समझने के लिए। देखिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। जो ग्रासिया लोग हैं और जो भील लोग हैं, ठीक है, ग्रासिया और भील आपस में शादी या विवाह कर लेते हैं। ठीक है, ग्रासिया समुदाय या ग्रासिया जनजाति और भील जनजाति है आपस में विवाह संबंध बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना, ग्रासिया और भील आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब देखिए, इनमें आपस में जो विवाह संबंध करते हैं तो उन परिवारों को अलग से जाना जाता है। ठीक है, तो उनकी भी अपन बात करते हैं। देखिए, अगर ग्रासिया पुरुष हो, ठीक है, ग्रासिया पुरुष अगर भील महिला से शादी कर ले, ठीक है, ग्रासिया पुरुष भील महिला से शादी कर ले, तो वो परिवार क्या कहलाएगा, तो वो भील ग्रासिया कहलाएगा। ठीक है, वो पुरुष नहीं भाई, उसका पूरा परिवार या उसका पूरा घर। ठीक है, ग्रासिया पुरुष अगर भील महिला से शादी कर लेता है तो उस पुरुष को भाई, यानी वो लड़की को ले आएगा, भील लड़की को ले आएगा, तो जो उस लड़के का परिवार कहलाएगा भील ग्रासिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ग्रासिया महिला ठीक है, महिला ग्रासिया हो और भील पुरुष हो, ठीक है, पुरुष अगर भील होता है या रहता है तो वो परिवार क्या कहलाएगा। ठीक है, तो वो गमेटी ग्रासिया कहलाएगा।
ये थोड़े इम्पोर्टेंट तो इस कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की कला है इसमें तो भाई। हाँ, ये पूछा जा सके भील ग्रासिया कौन कहलाते हैं, फिर थोड़ा सा बताने की कोशिश है, सोचने की कोशिश करना पड़ेगा अपने को। वापस बताऊं मैं आपको, भील और ग्रासिया आपस में विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। अगर ग्रासिया समुदाय का पुरुष भील समुदाय की महिला से शादी करता है तो उस पुरुष का परिवार कहलाएगा भील ग्रासिया परिवार। अगर भील समुदाय का पुरुष ग्रासिया समुदाय की महिला से शादी करता है तो उस भील का परिवार कहलाएगा गमेती ग्रासिया परिवार। अपन आगे चल के बात करेंगे जो गमेती शब्द की। गमेती भील समुदाय का मुखिया कहलाता है, ठीक है, आगे चल के अपन बात करेंगे। गमेती भील समुदाय भील जनजाति का मुखिया कहलाता है, ठीक है। तो ये इनके जो विवाहों की बात कंप्लीट हो चुकी है। पहले विवाह के प्रकार पढ़े थे, अब बात कर लिए किस प्रकार से विवाह होता है दोनों समुदाय में, ठीक है। देखिए इनके ग्रासिया समुदाय यानी हर जगह पे होता है, हर समुदाय में भी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस प्रकार से। कोई इनके व्यक्ति मरता है या उसकी मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की, तो उसकी याद में स्मारक बनाया जाता है, ठीक है। उस स्मारक को ये बोलते हैं पूरे, ठीक है। मृत व्यक्ति की याद में स्मारक बनाया जाता है, उस स्मारक को बोलते हैं ये पूरे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हुरे। इनके जो मकान बनते हैं और मकान के आगे जो बरामदा होता है उसको बोलते हैं ओसरा, ठीक है। स्मारक को हुरे बोलते हैं, बरामदा को ओसरा बोलते हैं। और एक और बात लिख लेना, जो अनाज भंडारण के लिए कोठी बनती है उसको बोलते हैं ये सोहरी, ठीक है। अनाज भंडारण के लिए आप लिखना चाहो तो पूरा जो वाक्य लिख लेना। अनाज भंडारण के लिए जो कोठी बनाई जाते हैं, अब कोठियों में पहले अनाज भंडारण अपने भी किया जाता था, लेकिन आजकल तो जो स्टील वाली जो लोहे वाली टंकी आ गई है, तो ये जो कोठियों में ये अनाज भंडारण की करते हैं उसको ये सोहरी कहते हैं। देखिए इनके एक मुख्य लोक नाट्य अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, गौर लीला, ठीक है। गौर लीला इनका मुख्य लोक नाट्य अपन पहले पढ़ चुके हैं। उसको एक बख्योर की गणगौर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बख्योर की गणगौर भी कहते हैं। और वो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, ठीक है। वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष की 14 को या चतुर्दशी को ये उसका आयोजन करते हैं। बख्योर की लीला भी कहते हैं उसको, ठीक है। गौर लीला इनका जो उस नृत्य का नाम है। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं भील समुदाय की, ठीक है। भील समुदाय की बात करेंगे। ये जो ग्रासिया समुदाय है ये कंप्लीट हो चुका है। ये इस प्रकार जो विवाह कैसे करते हैं भील और ग्रासिया, इनकी भी अपन बात कर लिए हैं। इनके स्मारक पूरे कहलाते हैं, बरामदे ओसरा कहलाता है, जो मकान का बरामदा बनता है। और जो अनाज भंडारण की कोठी होती है वो सोहरी कहलाती है। और गौर लीला इनका जो मुख्य लोक नाट्य है। इसके बाद में बात करते हैं भील समुदाय के, भील जनजाति में। देखिए अपन कुछ जो फैक्ट होते हैं भील समुदाय के वो जानते हैं, सब जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन का पुत्र कहा है, ठीक है। ये फैक्ट है वो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वन का पुत्र कहा है। राजस्थान की देखिए सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है, ठीक है। ठीक है, राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है भील जो जनजाति है जो। अब इसकी जो उत्पत्ति के बारे में बात करें, भील शब्द की जो उत्पत्ति है ये भील शब्द से हुई है, ठीक है। उत्पत्ति व्हील शब्द से हुई है इसकी। देखिए जो व्हील का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो होता है तीर कमान, ठीक है। व्हील शब्द की उत्पत्ति हुई है व्हील से। व्हील का जो शाब्दिक अर्थ होता है तीर कमान, ठीक है।
देखिए, एक जो राइटर हुए हैं, एक लेखक हुए हैं, विलियम रोने, ठीक है, विलियम रोने, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वाइल्ड ट्राइब्स इंडिया, ठीक है, वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ठीक है, उनकी एक पुस्तक है वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया, विलियम रोने की पुस्तक है। विलियम रोने ने वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में ऐसा उल्लेख किया है कि जो भील जनजाति है इसका उत्पत्ति स्थल है मारवाड़, ठीक है। ठीक है, भील जनजाति का उत्पत्ति स्थल विलियम रोने ने अपनी पुस्तक वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में मारवाड़ को बताया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, पर्टिकुलर क्वेश्चन देके पूछ ले कि विलियम रोने ने भील जनजाति का उत्पत्ति स्थल किस क्षेत्र को बताया, तो मारवाड़, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए वर्तमान में अगर देखा जाए तो भील जनजाति है ये मुख्यतः उदयपुर में निवास करती है। ठीक है, भील जनजाति है वो अधिकतम जनसंख्या भील जनजाति की उदयपुर में निवास करती है, ठीक है। कर्नल जेम्स टोड की बात करें वापस, कर्नल जेम्स टोड ने ठीक है भीलों को वन का पुत्र या वन पुत्र कहा है। कर्नल जेम्स टोड भाई जरूर कहेंगे क्योंकि कर्नल जेम्स टोड बहुत टाइम तक मेवाड़ में बिताए थे, बहुत टाइम अपना खूब टाइम बिताए थे मेवाड़, ठीक है। तो फिर कर्नल जेम्स टोड को यानी कर्नल जेम्स टोड ने इनकी दशा देखी होगी भाई, किस प्रकार से वन में रहते हैं, वन में विचरण करते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, ठीक है। इनकी जो क्या गतिविधियां हैं, दिनचर्या क्या है, तो इनको इस आधार पे वन का पुत्र या वन पुत्र कहा कर्नल जेम्स टोड ने। क्वेश्चन भी बनता है कि भीलों को वन पुत्र किसने कहा है, तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। देखिए, मेवाड़ में भील जनजाति को या भील समुदाय को बहुत ही तवज्जो दी गई थी उस समय भी, और भील जनजाति थी ये मेवाड़ के लिए सहायता भी करती थी, सैनिक सहायता खूब दी थी मेवाड़ के लिए भील जनजाति ने। महाराणा प्रताप अपन पढ़े थे उस समय भीलों की बात कर लिए थे। जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें भील सैनिक का भी चित्र मिलता है, ठीक है। मेवाड़ के राज चिन्ह में भील सैनिक का चित्र मिलता है, हालांकि एक और यानी राज चिन्ह में एक और अन्य सैनिक का चित्र मिलता है और एक और भील सैनिक का चित्र मिलता है। तो इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि भील जनजाति उस समय में मेवाड़ के जो राजा होते थे उनका खूब साथ देते थे, ठीक है। बस सैनिक सहायता कर सकती थी और तो क्या ही करती। महाराणा प्रताप की सेना में भी खूब भील थे। देखिए, इसके बाद में और बात करें, मेवाड़ या जो भीलों का एक पंथ भी चलता है उंदरिया पंथ, ठीक है। भीलों का एक पंथ चलता है उंदरिया पंथ। उंदरिया पंथ की शायद इसलिए स्थापना हुई होगी, ये पंथ जो इसलिए चलता होगा कि मेवाड़ में एक उंदरी गांव है, ठीक है। मेवाड़ में एक उंदरी गांव है, ठीक है। मेवाड़ के उंदरी गांव का जो भील होता था, ठीक है, मेवाड़ के उंदरी गांव का जो भील होता था, मेवाड़ के जो भी राजा का राज तिलक होता था उस राज तिलक के जो समारोह में भाग लेता था, ठीक है। मेवाड़ के उंदरी गांव का भील मेवाड़ के राजा के राज तिलक में भाग लेता था, इसलिए इस गांव की वजह से ही यहाँ पे उंदरिया पंथ की स्थापना हुई होगी। हालांकि आपको ये याद रखना है उंदरिया पंथ भील जनजाति का एक पंथ है, उंदरिया पंथ भील जनजाति से संबंधित है। देखिए, इसकी बात इससे आगे और बात करें भीलों की, अब बात करते हैं इनकी जो सामाजिक स्थिति क्या थी, इनकी आर्थिक दशा, या फिर जो घरों की जो क्या स्थिति थी इनकी, कि घरों को क्या कहते थे,
इनके जो घर होते थे उसको टापरा या कू बोलते हैं, ठीक है। इनके घर को टापरा या कू बोलते हैं, दोनों भाई आपको ध्यान रखना, टापरा भी बोलते हैं और कू भी बोलते हैं। मोहल्ले को फला बोलते हैं, ठीक है, मोहल्ले को फला बोलते हैं और गांव को पाल बोलते हैं। गांव के जो मुखिया को पालवी या तदवी बोलते हैं। ठीक है, देखिए अपन भीलों के गांव की बात कर रहे हैं। गांव को बोलते हैं ये पाल, और जो गांव का मुखिया होता है उसको तदवी या पालवी बोलते हैं। अब आपका हो गया, अभी तो आप गमेती बता रहे थे और अपन तो गमेती पढ़ते हैं, हम तो गमेती पढ़ते हैं। देखिए, संपूर्ण भीलों का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखना। भीलों का मुखिया गमेती, भीलों का डायरेक्ट पूछना है, भीलों का मुखिया क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। भीलों का गांव कहलाता है पाल। भीलों के गांव का मुखिया क्या कहलाता है? भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? पाल या पालवी या तदवी कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए भीलों का मुखिया क्या कहलाता है, तो गमेती कहलाता है। देखिए, अब इनकी जो पहनावा की बात करते हैं, पुरुषों की एक धोती होती है डेपाड़ा, ठीक है। डेपाड़ा इनकी एक धोती होती है भील जनजाति में, पुरुषों की एक धोती होती है डेपाड़ा। तंग धोती बोल सकते हैं भाई, थोड़ी सी टाइट बांधी जाती होगी भाई, अपने कई जगह पर धोती थोड़ी सी खुली खुली बांधी जाती है, ठीक है, थोड़ी, तो तंग धोती, ठीक है। आप लिख लेना ये पुरुषों की डेपाड़ा, पुरुषों की तंग धोती कहलाती है इनके। कोई तो भी इनके एक पहनावा होता, पुरुषों का होता है लंगोटी होती है, पुरुष बांधते हैं लंगोटी को, ठीक है। बेपड़ा पुरुषों की तंग धोती होती है, खोईतू पुरुषों की लंगोटी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं महिलाओं के भी एक वस्त्र होता है कछाबू। ठीक है, कछाबू ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट, बेपड़ा, खोईतू और कछाबू ये तीनों इंपॉर्टेंट पहनावा के रूप में। कछाबू महिलाओं का एक घाघरा होता है, वस्त्र विशेष, ठीक है। सब लहंगा और घाघरा आप सब जानते होंगे। तो कछाबू घाघरा होता है महिलाओं का भील जनजाति में, खोईतू भील जनजाति में पुरुषों की लंगोटी होती है, डेपाड़ा भील जनजाति में पुरुषों की तंग धोती होती है। इनके जो कुल देवता होता है, कुल देवता को बोलते हैं टोटम, ठीक है, कुल देवता को बोलते हैं टोटम। ये जो होते हैं भील यानी भील जनजाति के लोग होते हैं, पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। इस बोर्ड पे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिखना चाहो तो लिख लेना पूरा वाक्य। भील जनजाति में लोग होते हैं, भील जनजाति के जो लोग होते हैं ये पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं, ठीक है भाई। जंगल को अपना प्रिय मानते हुए जंगल में निवास करते पेड़ पौधों को साक्षी मानेंगे, इनसे ही ये प्यार करेंगे, पेड़ पौधों से ही ज्यादा, ठीक है भाई। अपना जो मानवीयता होती है इनसे ज्यादा लगाव होता है पेड़ पौधों से, तो यानी इन जनजातियों को ज्यादा रहता है, जंगलों में निवास करती है। तो भील जनजाति के लोग हैं जो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं आपस में। देखिए, विवाह के समय, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, विवाह के समय दूल्हे को अपने ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है।
ठीक है। बराड़ी माता, ये ध्यान रखना, विवाह के समय दूल्हे को ससुराल में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है, तभी विवाह संपन्न होगा, आगे विवाह आगे होगा, ठीक है। तो बराड़ी माता का चित्र बचपन में बनता नहीं है किसी से, तो ऐसी इनकी एक और परंपरा है, एक और मान्यता, अच्छी बात है कि भील जनजाति में बाल विवाह नहीं होते हैं, या भील जनजाति में बाल विवाह नहीं किए जाते हैं। तो ऐसा होगा भाई, बराड़ी माता का चित्र बचपन में किसी से बनता नहीं होगा, इसलिए फिर ये बाल विवाह भी नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना। और एक और फैक्ट लिख लेना, बराड़ी माता के जो ब्रैकेट में लिख लेना स्टार लगा के, बराड़ी माता भीलों में विवाह की देवी है, या बराड़ी माता विवाह की देवी कहलाती है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं, ये जो भील होते हैं ये केसरिया नाथ जी को मानते हैं, ठीक है, केसरिया नाथ जी को पूजते हैं। देखिए जो केसरिया नाथ जी है उदयपुर में, उसको एक काला जी भी कहते हैं, ठीक है। धुलेव उदयपुर में है केसरिया नाथ जी का मंदिर। केसरिया नाथ जी को ये जो भील होते हैं ये काला जी भी कहते हैं। अपन उसी केसरिया नाथ जी की बात कर रहे हैं जिसको जैन समुदाय ऋषभ देव जी के रूप में पूजता है, ठीक है। तो जिस मंदिर में जो केसरिया नाथ जी को ऋषभ देव जी के रूप में पूजता है जैन समाज, उसी मंदिर में ऋषभ देव जी को ये केसरिया नाथ जी या काला जी के रूप में भील जनजाति के लोग पूजते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। जैन भी ऋषभ देव जी को पूजते हैं, ऋषभ देव जी को ही ये केसरिया नाथ जी के रूप में या काला जी के रूप में भील पूजते हैं या मानते हैं। देखिए ऐसा कहा जाता है इनके लिए, ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर, ठीक है, भील जनजाति के लोग केसरिया नाथ जी की केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, केसरिया नाथ जी की केसर पीकर, इनका जो भी जल वगैरह होगा, पंचामृत वगैरह होंगे, तो इनको ये केसर बोलते हैं। उस केसर को ये जो भील जनजाति के लोग पीकर झूठ नहीं बोलते हैं। भील जनजाति के लोग, अब ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आने वाला आगे, महुआ की शराब पीते हैं, ठीक है। महुआ से बनी शराब पीते हैं भील जनजाति के लोग। ठीक है, भील जनजाति के लोग महुआ से बनी शराब पीते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महुआ से बनी शराब किस जनजाति में पीते हैं, तो भील जनजाति के लोग महुआ से बनी शराब पीते हैं। इसके बाद में एक इनके फैक्ट और है, छेड़ा फाड़ना। देखिए मुझे अब नहीं लगता कि भाई मैं यहाँ पे पूरे जो फैक्ट लिख पाऊंगा, तो मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। जब मैं लिखने की कोशिश करूँ आप यहीं पे, मैं चाहूंगा कि भाई एक बोर्ड पे लिख दे, तो फिर वापस आपको समझाने में या रिवीजन कराने में थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो इनके छेड़ा फाड़ना, ठीक है, तो छेड़ा फाड़ना कहते हैं तलाक को। एक जो इनके पड़ता है छेड़ा फाड़ना, ये छेड़ा फाड़ना कहते हैं तलाक को। इनके तलाक होता है, पति और पत्नी में इनके तलाक होता है। तो इनके जो पटेल लोग होते हैं, वो एक जो समाज का जो पटेल या पुरुष आएगा, और जो महिला होती है जिसको तलाक लेना है, उसकी जो ओढ़नी या चूनड़ी होती है या लुगड़ी होती है, उसके एक कोने को या चुन्नी के एक कोने को फाड़ देता है। उस कोने में एक सिक्का बांध देगा और इस प्रकार से अनाउंसमेंट कर देगा, इन ठीक है, इन दोनों के बीच में ये दोनों आपसी जो संबंधों को लेकर संतुष्ट नहीं है और इन दोनों के बीच में कोई वैवाहिक संबंध नहीं है, इन्होंने तलाक ले लिया है, ठीक है। तो छेड़ा फाड़ना तलाक को कहते हैं ये, ठीक है। तलाक हो गया अब इनके बीच में। अब इनके एक और होती है झगड़ा राशि, ठीक। झगड़ा राशि, इसको भी थोड़ा समझना, थोड़ी सी समझने में कोशिश करनी पड़ेगी आपको। देखिए यदि कोई भी जो भील महिला है, ठीक है, कोई भी भील महिला है और अपने पति को छोड़कर, ठीक है, बिना तलाक लिए हुए अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, ठीक है, समझना,
कोई भी भील महिला है जो विवाहित है, वह अपने पति को छोड़कर बिना तलाक के और दूसरे पुरुष के साथ रह रही हो, तो वो जो दूसरा पुरुष है या दूसरा जो उसका प्रेमी है, उसको, उस महिला को अपने साथ रखने की बजाय या उसके बदले में उस महिला के जो पति को यानी कुछ राशि देनी पड़ेगी या राशि देना पड़ेगा। ठीक है, उस महिला का प्रेमी उस महिला के पति को कुछ राशि देगा, तो इसको झगड़ा राशि कहते हैं। वो महिला का जो पति है वो इस प्रकार से भाई दावा करेगा, भाई ये मेरी पत्नी है, इसने अभी तक तलाक नहीं लिया है, ये मुझे छोड़कर ये तेरे साथ रह रही है, ये मेरे से झगड़ा करके गई है और ये तेरे साथ रह रही है, तो इसके बदले में तू मुझे कुछ राशि दे। ठीक है, तो एक प्रकार से झगड़ा राशि कहलाती है। आप समझने की कोशिश करना, मैं जो भी बताया हूँ तो उसको एक बार वापस समझना, रिपीट करवा लेना। ठीक है, छेड़ा फाड़ना हो गया, तलाक हो गया, झगड़ा राशि हो गई। इनके एक जो मोताना की जो प्रथा चलती है, ये भी आपको समझाना है। ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिणी राजस्थान से या जनजातियों वाले जो राजस्थान से लगभग खबर आती रहती है न्यूज़पेपर में। ठीक है, मोताना को लेकर ये विवाद हुआ, ये बात हो गई, ये घटना हो गई, मोताना मांगने के लिए परिवार सब को नहीं उठा रहा है। देखिए, मोताना ऐसा होता है कि जैसे दो परिवारों में झगड़ा हो गया। ठीक है, दो परिवारों में अगर झगड़ा हो गया, दोनों में से किसी भी एक परिवार के किसी भी व्यक्ति की या कैंडिडेट की मृत्यु हो जाती है झगड़े में, तो जिस परिवार के बंदे ने किसी परिवार के बंदे को मारा है, तो मरने वाले पक्ष को राशि चुकानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं रक्त मूल्य या मोताना। ठीक है भाई, जैसे वापस समझना, दो परिवार है, दो परिवारों में झगड़ा हो गया, जो एक परिवार है दूसरे परिवार के एक कैंडिडेट को मार देता है, तो जो मारने वाला परिवार है जिसने हत्या की है, हत्यारे परिवार को पैसे चुकाने पड़ेंगे, जो मरने वाले परिवार वालों को देने पड़ेंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं रक्त मूल्य या मोताना। भाई, जिसका व्यक्ति मरा है उन लोगों को आप पैसे दो, उनके व्यक्ति को आप मार दियो। ठीक है, तो ये मोताना है, लेकिन ये बहुत ही एक गलत कुरीति है। ठीक है भाई, जिससे किसी व्यक्ति को कोई मार दिया हो तो डायरेक्ट कहे ठीक है मैं मोताना दे दूंगा, तो मार के ये कोई थोड़ी बात होती है। लेकिन देखिए भाई, भारत में भी एक बड़े लेवल पे चलती थी। ठीक है, लगभग 1793 के आसपास तक चलती थी। ठीक है, 1793 में इसको समाप्त कर दिया गया था भारत में। हालांकि राजस्थान भारत में ही, जनजातियाँ भारत में ही है, लेकिन राजस्थान की जो भील जनजाति में ये जो मोताना प्रथा चलता है अभी भी चलती है। लेकिन 1793 के आसपास भारत से इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए ये भील जनजाति के जो फैक्ट हैं लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए, मुझे याद है जहाँ तक वो जो 1793 के आसपास जो कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल बना था, और उसने कॉर्नवालिस कोड लाया था, और उसके द्वारा जो इस मोताना प्रथा को समाप्त किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना मध्यकाल में। और अब थोड़ी सी जो एक दो बचे फैक्ट हैं इनकी और बात करें, जैसे इनकी कृषि वगैरह। देखिए, भीलों का जो रणघोष होता है, ये युद्ध होता है इनके बीच में, इनको लगता है भाई युद्ध की स्थिति बनती है, तो रणघोष के समय एक जो शब्द का यूज करते हैं, फायरे फायरे। चलो मैं अब इसको मिटाता हूँ, थोड़ी फैक्ट ज्यादा है तो लिख ही समझाने पड़ेंगे, और यहाँ पे ऐड नहीं हो पाएंगे पूरे। ठीक है, देखिए इनका जो रणघोष होता है युद्ध के समय, जो अपने सगे संबंधियों को जो मैसेज देने का जो शब्द होता है वो होता है फायरे फायरे। ठीक है, फायरे फायरे। अगर इन लोगों में जोर से अगर इस प्रकार का अनाउंसमेंट करते थे, फायरे फायरे शब्द घोष करते हैं या जोर से चिल्लाते फायरे फायरे, तो इनके आस पड़ोसी जो भील होते हैं, इनके जो समुदाय के लोग होते हैं, वो समझ जाते हैं भाई कुछ ना कुछ बड़ी घटना हो गई है, तो युद्ध की स्थिति बन गई है, तो रणघोष होता है इनका फायरे फायरे। देखिए,
अब बात करते हैं इनकी कृषि की। लेकिन जो ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, देखिए स्थानांतरित कृषि हर कोई हर क्षेत्र में कर लेता है, ठीक है, लेकिन अपन इनकी बात कर रहे हैं थोड़ी सी अलग। ये स्थानांतरित कृषि जो करते हैं उसको कहते हैं झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि को भाई झूम कृषि कहा जाता है, ठीक है। स्थानीय क्षेत्र में, स्थानीय भाषा में इसको कहते हैं वालरा, ठीक है, वालरा कहते हैं। वालरा कृषि को जो भील करते हैं, स्थानांतरित कृषि को भील करते हैं, दो प्रकार से करते हैं। एक प्रकार से करेंगे पहाड़ी भाग पर, एक प्रकार से करेंगे समतल या मैदानी भाग पर। पहले वापस में स्थानांतरित कृषि समझो आपको। स्थानांतरित कृषि यानी इस साल एक जगह पे या एक खेत को बोलिए, उसमें अपन जुताई कर दिए, फसल बोलिए, फिर अगली साल उस खेत को छोड़ देंगे, बिल्कुल खाली छोड़ देंगे और दूसरे खेत में कृषि करेंगे। फिर अगली साल उस खेत को भी छोड़ देंगे, फिर तीसरे खेत में कृषि करेंगे, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि इस प्रकार से की जाती है, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं, झूमिंग कृषि भी बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित कृषि को कहते हैं वालरा। वालरा कृषि या स्थानांतरित कृषि भीलों के द्वारा दो प्रकार से की जाती है। एक तो पहाड़ी भाग पर, एक मैदानी भाग पर या समतल भाग पर। ठीक है, भील पहाड़ी भाग पर जो कृषि करेंगे, स्थानांतरित कृषि करेंगे, उसको कहते हैं चीमाता। इसको याद करने की एक थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा। और जो मैदानी भाग पर जो कृषि करते हैं, इसको कहते हैं दजिया कृषि, इसको कहते हैं चीमाता कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में स्थानांतरित कृषि को वालरा कहते हैं। और भीलों द्वारा जो स्थानांतरित या वालरा कृषि दो प्रकार से की जाती है। एक प्रकार जो पहाड़ी भाग पर कृषि की जाती है, एक प्रकार है जो समतल या मैदानों पर कृषि की जाती है। पहाड़ी भाग पर जो कृषि की जाती है उसको चीमाता कहते हैं, और समतल या मैदानी भाग पर जो कृषि की जाती है उसको दजिया कहते हैं। देखिए, ये थोड़ा इसको याद रख लेना, फिर अपने आप ही जो बचेगा वो दजिया कहलाएगा। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रकार से याद रखने के लिए, क्योंकि ज्यादातर जो माता जी के मंदिर कहाँ पे होते हैं, पहाड़ी भाग पर होते हैं, पहाड़ियों पर या पर्वतों पर देवी देवताओं के मंदिर होते हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे माता जी से चीमाता याद रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक है। माता जी के मंदिर ज्यादातर पहाड़ी भाग पर होते हैं, तो माता जी से चीमाता याद रखना है। अगर आपको चीमाता याद रह गया कि भाई चीमाता पहाड़ी भाग पर होता है, की जाती है, या माता जी पहाड़ी पर रहती है, तो फिर बचेगा एक प्रकार कि दजिया, फिर वो बचा हुआ जो समतल मैदानों पर, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भाई मैदानी भाग यानी पहाड़ी भाग में से कौन सी कृषि किस पर की जाती है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो चीमाता पहाड़ी पर आपको याद रह गया, तो फिर यानी दजिया समतल मैदानों पर बची। इस प्रकार से आप याद रख लेना। अब बात करते हैं इनके मेलों की। देखिए, इनका जो मेला है, इम्पोर्टेंट मेला जो आपको पता है, वेणेश्वर धाम। ठीक है, बेणेश्वर धाम में इनका एक मेला लगता है। एक मेला लगता है घोटिया अंबा बांसवाड़ा। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, ठीक है, ध्यान रखना। बेणेश्वर धाम वाला जो फैक्ट है ये भी लगभग स्टूडेंट को पता रहता है, या पढ़ लेते हैं। तो इनके मेले लगते हैं। बेणेश्वर धाम मेला माघ पूर्णिमा को लगता है, नवाटपरा डूंगरपुर में लगता है। सोम माई और जाखम नदियों के संगम पर जो ये मेला लगता है, बेणेश्वर धाम वाला,
सोम माई जाकम, माई सोम जाकम, ठीक है, किसी प्रकार से आप याद रख लेना। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने की थी। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, ठीक है, और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, अपन पहले बात कर चुके हैं। बात आती है घोटियाम्बा की। घोटियाम्बा बांसवाड़ा में लगता है मेला। कुंती और 5 पांडवों का मंदिर है जिसमें यह मेला लगता है। कुंती और 5 पांडवों का मंदिर है। मेला लगता है चैत्र माह में, ठीक है, चैत्र अमावस्या से चैत्र शुक्ल द्वितीया तक। चैत्र अमावस्या यानी चैत्र माह की जो अंतिम तिथि होती है अमावस्या, इस दिन अमावस्या से स्टार्ट होता है, और जो दूसरा पखवाड़ा होता है चैत्र माह का यानी शुक्ल पक्ष, उसकी द्वितीया तक ये मेला चलता है। चैत्र अमावस्या से शुक्ल यानी चैत्र शुक्ल द्वितीया तक। तो ये व्यतिथि आप लिख लेना, अपन शायद पहले लिख चुके हैं, मेले और त्योहार पढ़ रहे थे उस समय। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। भील जनजाति थोड़े फैक्ट ज्यादा थे। इनकी जो स्थानांतरित कृषि इंपॉर्टेंट है, इनके जो पोशाक जो पहना हुआ वो इम्पोर्टेंट है, गमेती इनका जो मुखिया होता है, और इनके जो मेले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं मीणा जनजाति की। मीणा जनजाति का ज्यादा फैक्ट नहीं है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं, हमें बता दिया था स्टार्टिंग में। देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, समुदाय है। ठीक है, मीणा जो जनजाति है राजस्थान का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। देखिए इस एक मान्यता है मीणा जनजाति की कि जो उत्पत्ति की बात बताता हूं। भगवान विष्णु, ठीक है, भगवान विष्णु का एक अवतार वो है, अवतार यानी मत्स्य अवतार या मीन अवतार, ठीक है। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा अवतार हुआ है मत्स्य अवतार, इसको मीन अवतार भी कहते हैं। मीन से इनकी मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। भगवान विष्णु के सबसे बड़े अवतार मत्स्य अवतार या मीन अवतार से मीणा जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए जो इसका जो मुख्य निवास क्षेत्र है या अधिकतम जनसंख्या इसकी निवास करती है जयपुर में, ठीक है। मत्स्य जो अपन क्षेत्र पढ़ते हैं, मत्स्य अपन जनपद पढ़ते हैं, इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है ना। मत्स्य अवतार मत्स्य जनपद बनता है आगे चल के मत्स्य नाम से। इस जनपद की राजधानी अपन पढ़ते हैं विराटनगर। यहां से बाणगंगा नदी का भी उद्गम होता है, जिस नदी पर जमवारामगढ़ बांध निर्मित है। आगे दौसा भरतपुर तक बाणगंगा नदी जाती है, ठीक है। मत्स्य जनपद अलवर का क्षेत्र मुख्यतः आता है उसमें। इस क्षेत्र में भी मीणा जनजाति निवास करती है। अधिकतम जनसंख्या वर्तमान निवास करती है जयपुर में। इसके साथ ही मैं बताने की कोशिश करूं आपको, जयपुर के जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यतः दौसा में भी मीणा जनजाति निवास करती है, सवाई माधोपुर में मीणा जनजाति निवास करती है, टोंक में भी मीणा जनजाति निवास करती है। सीकर का एक स्थान है नीम का थाना, नीम का थाना में भी मीणा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। मीणा वर्ग यानी 2 वर्गों में बटे हुए हैं मीणा, चौकीदार और जमींदार अपन अभी बात करेंगे। तो मुख्यतः चौकीदार मीणा नीम के थाना में है। तो विराटनगर साइड भी मीणा है, अलवर में मीणा है, दौसा में मीणा है, करौली में मीणा है, टोंक में मुख्यतः मीणा, उदयपुर में भी मीणा है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है। सीकर के नीम का थाना में भी मीणा निवास करते हैं, ठीक है। तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, ये मुख्य निवास में यहाँ पे लिख दिया, तो अधिकतम जनसंख्या लिख लेना।
अधिकतम जनसंख्या जयपुर में निवास करती है मीणा समुदाय की। देखिए मीणा समुदाय दो वर्गों में बटे हुए हैं। ठीक है, मीणा समुदाय दो वर्गों में बटे हुए हैं। देखिए जमींदार और चौकीदार। स्वतंत्रता से पहले की अपन बात करें तो जो राजतंत्र थे या राजाओं का जो शासन काल था या शासन चलता था राजाओं का, उस समय जो राजस्थान की जो दो रियासतें थी जहां पर मीणा राजाओं का अधिकार था। ठीक है, बूंदी में मीणाओं को हराकर फिर चौहानों का राज हुआ करता था या चौहानों का राज हुआ था। और आमेर रियासत, आमेर में भी मीणा राजाओं का राज था और फिर कछवाहा शासकों ने आकर मीणाओं को हराया था और फिर कछवाहों ने अधिकार कर लिया था या राज करना शुरू कर दिया था। देखिए जब बात करते हैं 1137 की, 1137 में दुल्हा राई मध्य प्रदेश से आता है, नरवर मध्य प्रदेश से, एमपी से। सबसे पहले दौसा में आता है और बड़गुजरों को हराता है। ठीक है, दौसा में आता है और बड़गुजरों को हराता है। बड़गुजरों को हराने के बाद दौसा से आगे चलता है, रामगढ़ में आता है। ठीक है, रामगढ़ में मीणा राजाओं का अधिकार था, मीणा राजाओं को हराता है और अपनी कुल देवी जमवाई माता का निर्माण, मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, 1137 में दुल्हा राय सबसे पहले दौसा से यानी दौसा में आता है, बड़गुजरों को हराता है। दुल्हा राय आगे आता है फिर दौसा से यानी रामगढ़ की तरफ, और रामगढ़ में मीणा राजाओं को हराता है और अपनी कुल देवी जमवा माता का निर्माण करवाता यानी मंदिर का निर्माण करवाता है। और उसी से या उसके बाद से रामगढ़ का नाम जमवा रामगढ़ पड़ा है, जो वर्तमान में जमवा रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। जमवा रामगढ़ का प्राचीन नाम माच भी है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जमवा रामगढ़ को माच भी बोला जाता है। ठीक है, देखिए इसके बाद में फिर 1207 की बात करते हैं। 1207 में काकिल देव, आमेर पर मीणा राजाओं का अधिकार था और काकिल देव आता है 1207 में आमेर में। आमेर के मीणा राजाओं को हराता है काकिल देव 1207 में और आमेर पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काकिल देव 1207 में आमेर के मीणा राजाओं को हराता है और खुद यानी कछवाहा राजाओं को राज शुरू हो जाता है आमेर पर। मीणा लोग जो थे, मीणा जनजाति के लोग थे, इनका पहले आमेर में खूब राज हुआ करता था, खुद राज करते थे। ये राजा थे फिर जो ये भी रक्षा करते थे लोगों की, लेकिन फिर बाद में कछवाहा राजा आ जाते हैं, कछवाहा शासन यानी शासन शुरू हो जाता है। देखिए अब चौकीदार और जमींदार कैसे होते हैं। कछवाहा राजा इनको हरा देते हैं मीणाओं को और खुद के अंडर में ले लेते हैं इनको, इनकी जमीनों को छीन लेते हैं। ये जो मीणा लोग थे इनका विरोध करते हैं कछवाहा शासकों का, लेकिन भाई जो फिर शक्ति प्रदर्शन के द्वारा मीणाओं को हरा देते हैं, इनकी जमीनों को भी छीन लेते हैं। अब भाई जो ये लोग थे, जो मीणा समुदाय थे, मीणा जनजाति के लोग थे, ये बेरोजगार हो गए। फिर अब ये क्या करें, तो देखिए जो राजाओं के द्वारा कुछ मीणा जनजाति के लोगों को इनकी जमीनें वापस दे दी गई। ठीक है, कुछ मीणा लोगों को राजाओं के द्वारा खेती करने के लिए जमीनें दे दी गई। जिन मीणा लोगों को कछवाहा राजाओं के द्वारा जमीनें दी गई थी, वो मीणा तो कहलाने लगे जमींदार। ठीक है, जिन मीणाओं के पास जमीनें थी या जमीनें दे दी गई थी राजाओं के द्वारा, वो मीणा कहलाने लगे जमींदार। और जो कुछ जो मीणा लोग थे जो बंदी बना लिए गए थे राजाओं के द्वारा, ठीक है, उनको नौकरियां दी गई राजाओं के द्वारा कि आप अब जो आमेर रियासत की अब चौकीदारी करो। ठीक है, आपको नौकरी दे देते हैं। तो चौकीदारी करने की नौकरी दे दी राजा मीणाओं को, तो वो जो मीणा कहलाने लगे चौकीदार। ठीक है, देखिए अब ये समाज की थोड़ी इनकी जो जनजातियों वाली जो प्रवृत्ति थी उसको छोड़ के थोड़ी दिन के लिए या कुछ समय के लिए वापस इसी जो विचारधारा में लिप्त हो गए थे। जो चौकीदार मीणा थे ये देखिए राजाओं से परेशान हो गए थे। ठीक है,
जो ये चौकीदारी करवाते थे, इनको जो सैलरी वगैरह नहीं देते थे राजा, तो ये परेशान होके फिर चोरी डकैती भी करना शुरू कर दिए थे। कुछ जो चौकीदार मीणाओं के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए जो मीणा लोग हैं वो बहुत ही पहले यानी हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको वापस परेशान किया गया, तो ये वापस फिर थोड़े समय के लिए इस विचारधारा को फॉलो करने लगे वापस। ठीक है, तो जमींदार और चौकीदार ऐसे बने थे, जो मीणा समुदाय में दो वर्ग बने। फिर देखिए जो अंग्रेज भी इनसे परेशान हो गए थे भाई, जो मीणा यानी परेशान तो क्या भाई, अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि भाई जो ये अच्छी प्रगति कर रहे हैं मीणा, और ये कहीं ना कहीं अपनी नीतियों का विरोध शुरू नहीं कर दें, तो अंग्रेज भी इनको इनके लिए अनेक यानी अलग अलग प्रकार के जो अधिनियम बनाने लग गए थे। अपन पहले मीणा आंदोलन के समय पढ़ लिए थे भाई, जो जराइम पेशा अधिनियम था, उसके द्वारा जो मीणा महिला पुरुष को थाने यानी डेली की डेली या रोज की रोज यानी थाने में जाकर हाजिरी लगाना होता था। बच्चे और महिलाएं भी भाई जाकर थाने में हाजिरी लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार के जो अंग्रेजों द्वारा भी इनके लिए यानी कठिन जो नियम बनाए गए थे, लेकिन ये परेशान हो जाते। फिर अपन और आगे पढ़े थे भाई, नीम का थाना में सम्मेलन हुआ था, बागावास में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, मीणा जो जनजाति के द्वारा, संत मुनि मगन सागर भी इनका साथ देते हैं, इनको थोड़ा सा एक सही विचारधारा में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर फिर मीणा जनजाति वापस इनके जो जनजातियों वाली प्रवृत्ति थी या विचारधारा थी उसको छोड़ती है, और फिर संत मुनि मगन सागर के समझाने से और यानी इन्होंने सबने मिलकर फिर अच्छा प्रयास किया, यानी जो जनजातियों की जो मुख्य धारा है उसको छोड़ने का, और समाज की मुख्य धारा में आने लग गए थे। तो देखिए पहले मैं दो फैक्ट लिखवा देता हूँ, फिर एक बात और लिखना है अपने को। इनका जो मुख्य देवता है बुरिया बाबा। ठीक है, ये बुरिया बाबा इनका मुख्य देवता है, तो ये ध्यान रखना। मीणा जनजाति का मुख्य देवता बुरिया बाबा को माना जाता है। इनके एक विवाह की रस्म है मोरनी मानना। ठीक है, ये विवाह की रस्म है। ठीक है, ये लिख लेना, मोरनी मानना विवाह की रस्म है। देखिए अब जो लास्ट फैक्ट है इनका, ये मैं बताने की कोशिश करूँ, आप लिख लेना, आप भी जानते हो। राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। ठीक है, राजस्थान की सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। जनजातियों की बात करें उनमें सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गए मीणा जनजाति के जो फैक्ट है। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं मीणा जनजाति से रिलेटेड, या मीणा जनजाति से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही कम देखे जाएंगे। देखिए जनजातियों के क्वेश्चन पूछेंगे तो जनजातियों की विचारधारा से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। और मीणा जनजाति है, ये जनजाति तो कहलाती है, लेकिन जनजातियों की विचारधारा को बहुत पहले से ही इन्होंने छोड़ दिया है। कुछ बहुत ही ज्यादा हद तक इन्होंने छोड़ दिया है जनजातियों की विचारधारा को। ये शिक्षित वर्ग के रूप में जानी जा रही है ज्यादा। इस जो मीणा जनजाति के लोग हैं, युवा हैं, वो खूब आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ने में भी, बिजनेसमैन में भी। ठीक है, ये जनजातियों वाली विचारधारा को ज्यादातर फॉलो नहीं करते, कुछ हद तक मिल जाएंगे भाई, वो अपवाद हर कहीं पे होता है। ठीक है, तो भाई इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो जब बने कि जनजातियों वाली विचारधारा को फॉलो करें और कुछ हरकतें जनजातियों वाली करें, ये भाई ठीक है, ये शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं, पढ़ना लिखना सब पसंद कर रहे हैं, जॉब लग रहे हैं। देखिए मीणा जनजाति की ज़्यादा तो बात क्या कहूँ, लेकिन जैसे नीम का थाना की अभी मैं बात बता रहा था, तो नीम का थाना से बहुत से मीणा लोग हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर आज गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पदों पर। ठीक है, एक जो एरिया विशेष की बात कर रहा हूँ, और भी जयपुर में मीणा रहते हैं, तो यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ।
जो नीम का थाना की वहाँ के मीणा लोग हैं वो बहुत बड़े बड़े पदों पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी जो जनजातियों वाली विचारधारा को छोड़ के आज समाज की मुख्य धारा में आ चुकी है मीणा जनजाति। तो इसलिए इसके जो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। फिर जनजातियों के क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर और जो बची हुई जनजातियां हैं, भील वगैरह है, गरासिया, सहरिया, इनसे पूछे जाते हैं। ये अपना जो जनजातियों वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मीणा आंदोलन के समय अपन और इनके जो फैक्ट पढ़ लेते, जो भी सम्मेलन होते हैं उनको भी आप पढ़ लेना, वो जरूर पूछ लिए जाते, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं पूछते। मीणा जनजाति से रिलेटेड कम ही पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपन को नेक्स्ट यानी चैप्टर या कोई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।